नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से गद्य खंड से चौथा पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसे लिखा है प्रहलाद अग्रवाल जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ और मुहावरों के अर्थ में यहाँ दे रही हूँ, ताकि आप जब भी पाठ पढ़ें तो आपको उसे समझने में आसानी हो। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। तो इस पाठ के लेखक प्रहलाद अग्रवाल जी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के इतिहास और हिंदी फिल्मों का गहन अध्ययन किया और उससे संबंधित ही उन्होंने लेखन कार्य किया। यह जो पाठ है उसमें उन्होंने तीसरी कसम फिल्म के बारे में बताया है। वो बता रहे हैं कि जब राज कपूर की फिल्म संगम को बहुत ज़्यादा अद्वितीय, अद्भुत मतलब अद्वितीय सफलता मिली, तो राज कपूर ने गहन मतलब गहरे, पूरे आत्मविश्वास के साथ 4 फिल्मों का निर्माण करने का या प्रोडक्शन करने का अनाउंसमेंट कर दिया। घोषणा की मतलब अनाउंसमेंट कर दिया। कौन कौन सी थी वो फिल्में? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन जब 1965 में उन्होंने मेरा नाम जोकर फिल्म बनाना शुरू किया, तो उन्हें आइडिया नहीं था कि इस एक फिल्म को बनाने में ही बहुत समय लगेगा। मतलब इस फिल्म का एक पार्ट बनाने में उन्हें 6 सालों का समय लग गया, जबकि उन्हें लग रहा था कि मैं फटाफट ये इतनी सारी फिल्में बना लूँगा। तो घोषणा या अनाउंसमेंट तो उन्होंने बड़ी आसानी से कर दिया, लेकिन इन फिल्मों को बनाने में उन्हें बहुत अधिक समय लगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर पूरी सार्थकता के साथ उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइट पर लिखी कविता थी। तो इन 6 वर्षों में, जबकि आरके प्रोडक्शन में राज कपूर ने 4 फिल्मों को बनाने का ऐलान किया था, वहीं उन्होंने बतौर कलाकार मतलब एज अ एक्टर कई फिल्मों में अभिनय किया। उनमें से उनकी एक फिल्म जो 1966 में फिल्मी पर्दे पर आई, वह थी शैलेंद्र की तीसरी कसम। इस फिल्म में राज कपूर की जो भूमिका थी, उनका जो रोल था, वो सबसे अच्छा, सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा रोल था। उनके जीवन में उन्होंने अभी तक जितनी भी भूमिकाएं अदा की, जितने भी रोल उन्होंने प्ले किए, उसमें से यह सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट रोल था और इससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, वो बहुत फेमस हुए। और यही नहीं, यह जो फिल्म थी वह हिंदी साहित्य में एक पुस्तक जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी थी, मारे गए गुलफाम फिल्म, उस कहानी के ऊपर बनाई गई फिल्म थी, और जिसे कि फिल्मी पर्दे पर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ दिखाया गया था। तो तीसरी कसम एक फिल्म नहीं थी, बल्कि वो फिल्मी पर्दे पर लिखी गई एक कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है।
उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। तो ये जो तीसरी कसम फिल्म थी वो शैलेंद्र की लाइफ में पहली और लास्ट मूवी थी। इसके पहले वो एक गीतकार के रूप में, एक कवि के रूप में कविताएं और फिल्मों के गीत लिखा करते थे, पर उन्होंने पहली बार हिम्मत की थी एक कहानी के ऊपर फिल्म बनाने की। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक अवार्ड मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला, और भी कई पुरस्कार इसे मिले, और मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी इसे अवार्ड मिला। और इसकी जो क्रिएटिविटी थी, इसकी जो कलात्मकता थी, इसमें जो आर्ट था, जो प्रेजेंटेशन हुआ था, उसकी सब तरफ बहुत तारीफ़ें हुई। और इसमें जो इमोशंस थे वो इतने भर भर के थे कि सबको यह फिल्म बहुत पसंद आई। ऐसा लगा कि किसी कवि ने ही यह फिल्म बनाई है। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुँचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। तो यहाँ पर शैलेंद्र ने राज कपूर की जो भावनाएं, जो फीलिंग्स है, उन्हें शब्द दिए हैं इस फिल्म में, और इतना अच्छा अभिनय राज कपूर ने किया है। राज कपूर और शैलेंद्र बहुत ही पक्के दोस्त थे, एक दूसरे के बहुत अच्छे सहयोगी थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। और इस फिल्म में भी राज कपूर ने पूरी तन्मयता, मतलब मन लगाकर काम किया है, और वो भी कोई भी पारिश्रमिक मेहनताना लिए बगैर। यूजुअली एक्टर ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए बड़ी बड़ी फीस चार्ज करते हैं, बड़ी बड़ी रकम चार्ज करते हैं, लेकिन राज कपूर ने यह फिल्म केवल 1 रुपये के लिए की। तो जब शैलेंद्र भी इस बारे में बताते हैं कि जब वो राज कपूर को तीसरी कसम फिल्म की कहानी सुनाने गए तो कहानी सुनकर राज कपूर बहुत एक्साइटेड हुए और वो खुशी खुशी बोले कि मैं ये काम करूँगा। और फिर थोड़ा सा सीरियस मूड में बोले, गंभीरतापूर्वक, मतलब सीरियस मूड में बोले कि लेकिन तुम्हें मुझे मेरा जो भी अमाउंट है वो एडवांस में देना पड़ेगा। अब शैलेंद्र जो राज कपूर के बहुत अच्छे मित्र थे, उनकी यह बात सुनकर थोड़े दुखी हो गए, मुरझा गए, मतलब उनका वो दुखी हो गए। वो सोचने लगे कि राज कपूर मेरा इतना अच्छा दोस्त है, पूरी लाइफ हम दोनों ने साथ में हर जगह काम किया है और कभी भी हमारे बीच में मतभेद नहीं हुए, इतना अच्छा दोस्त है, और वही मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। तभी राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा कि लाओ 1 रुपया, यह मेरा मेहनताना है, मतलब ये मेरी फ़ीस है और ये मुझे पूरी एडवांस चाहिए। तो शैलेंद्र सरप्राइज़ हो गए कि राज कपूर भी ऐसी मस्ती करते हैं। शैलेंद्र इसके पहले कभी भी निर्माता नहीं बने थे, ये पहली बार वो फिल्म बना रहे थे, और ऐसी सूझबूझ, उतनी समझ उनको नहीं थी इस बिज़नेस के बारे में। और अच्छे अच्छे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी चक्कर खा सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो शैलेंद्र तो बहुत सीधे साधे, कवि हृदय, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही इमोशनल पर्सन थे, जो कि कभी भी एक प्रोड्यूसर बनने के लायक नहीं थे, क्योंकि उनमें वो गट्स ही नहीं थे, ऐसा राइटर को लगता है। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, पर वह तो एक आदर्शवादी, भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तो जब
शैलेंद्र ने कहा कि मैं इस कहानी पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो एक अच्छे मित्र, एक सच्चे मित्र, सच्चा मित्र वही होता है कि अगर उनका दोस्त कोई गलत काम कर रहा हो या उसमें कोई रिस्क हो तो वो पहले अपने दोस्त को बताए। तो इसलिए राज कपूर ने भी एक सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को बताया कि देखो, यह फिल्म सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी नहीं है, या अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। तुम्हें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री मालूम ही है जहाँ पर कैसी फिल्में चलती है। पर शैलेंद्र बहुत इमोशनल कवि थे, और जिनको कि इस फिल्म को बनाकर केवल प्रॉपर्टी इकट्ठी करना है और बहुत फेमस होना है, यह उनकी इच्छा नहीं थी। वो सिर्फ यह चाहते थे कि इतनी अच्छी कहानी है, यह लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उन लोगों तक भी कि जो किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो फिल्म के माध्यम से यह जो कहानी है वह सारे लोगों तक पहुंच सकती है, और इसमें ही उनके मन को सच्चा सुख मिलने वाला था। और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए वो यह फिल्म बनाना चाहते थे। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी। इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। उसमें रची वची करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इसीलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई और कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि जहाँ तीसरी कसम एक महान फिल्म थी, एक ग्रेट मूवी थी, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन ये भी एक बड़ा दुखद सच है कि जब इसको मतलब प्रदर्शित किया जाना था, मतलब टॉकीज़ में ये आने वाली थी, उस समय इसे बड़ी मुश्किल से वितरक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, या जो इस फिल्म का वितरण करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिले। मतलब कोई इस फिल्म को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था, जबकि इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद मतलब प्रसिद्ध, जिनका बहुत नाम हो, प्रसिद्ध कलाकार थे जिसे सारी लोग जानते थे, और शंकर जयकिशन का संगीत था जो उस समय बहुत अधिक लोकप्रिय थे। 7वें आसमान पर होना मतलब बहुत अधिक प्रसिद्ध होना। और इसके जो गाने थे वो भी फिल्म के रिलीज़ होने के पहले ही बहुत फेमस हो गए थे, लेकिन फिर भी फिल्म को ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इस फिल्म में जो इमोशन थे उसको समझना सभी के बस की बात नहीं थी। और जिनको तो बहुत पैसे कमाना है ना, उन्हें लग रहा था कितनी रोतली फिल्म, मतलब इतने दुख से भरी फिल्म को कौन देखेगा। तो इसमें जो करुणा थी, इसमें जो दुख था, दुख प्रदान मतलब इसका दुखद अंत था, ऐसे फिल्म को कोई समझे ऐसे वितरक उन्हें नहीं मिल रहे थे। और जब फिल्म रिलीज़ भी हुई, जब मतलब ये मूवीज़ टॉकीज़ों में आई, तो इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, मतलब इसका एडवर्टाइजमेंट उतना नहीं हुआ। इसलिए फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से ना वाकिफ़ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि शैलेंद्र पिछले 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गीतकार, बतौर कवि काम कर रहे थे, और वहाँ के जो तौर तरीके हैं, वहाँ पर जो सिस्टम है, उससे बहुत अच्छे से जानते थे। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो एक ह्यूमन के रूप में, एक सच्चे इंसान के रूप में रहे उस फिल्म इंडस्ट्री में। और उनकी जो मतलब वो सब झंझटों से मैं उलझना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि ऐसा कर कर मैं अपनी सच्ची पहचान खो दूँगा।
इसीलिए एक बार जब श्री 420 का एक गीत में उन्होंने जो पंक्तियाँ लिखी थी वो लिखी थी, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। तो ये पंक्तियाँ सुनकर जो संगीतकार था, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे जय किशन, उन्होंने कहा कि लोगों को ये 10 दिशाएं नहीं मालूम, उन्हें तो 4 दिशाएं मालूम है, या जो दर्शक है उन्हें, तो तुम क्यों 10 दिशाएं कर रहे हो, उसे करेक्ट करके 4 दिशाएं कर दो। लेकिन शैलेंद्र करेक्शन के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि केवल उनको क्या मालूम है उतना ही नहीं हमें उन्हें देना है, जो नहीं मालूम है वो भी हमें उन्हें देना चाहिए। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि साधारण बातें ही उन तक पहुंचाई जाए, उथलापन ही उन्हें दिया जाए, बल्कि अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें भी उन्हें अपने कविताओं के द्वारा, गीतों के द्वारा दर्शकों तक, या फिर कलाकार को, उपभोक्ता तक, अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भावप्रवण थे, दुरूह नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे, शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए। यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की भी थी, और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया। तो शैलेंद्र को यह लगता था कि एक जो आर्टिस्ट होता है, एक कलाकार होता है, उसका यह कर्तव्य या ड्यूटी होती है कि वह अपने जो दर्शक हैं उन्हें अच्छा दे, उनका जो इंटरेस्ट है उसको और इम्प्रोवाइज़ करे, ना कि जो वो पसंद करते बस वही का वही दे, उसमें भी नए नए प्रयोग वह करता रहे। और उनका यह मानना गलत भी नहीं था। यही नहीं, उनके जो अच्छे अच्छे गीत थे जो उन्होंने लिखे थे वो सब फेमस भी हुए। और एक और ख़ास बात ये थी कि गीत को अच्छा बनाने के लिए बड़े बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग, जो समझ में आने में मुश्किल लगे, ऐसा भी वो नहीं करते थे। मतलब झूठे अभिजात्य, मतलब सजावटी शब्दों का प्रयोग वो कभी नहीं करते थे। उनके शब्द उनके ही जैसे सरल होते थे, आसान होते थे, पर उसमें जो भाव होते थे वो बहुत गहरे होते थे। तो जैसे कि उनका जो मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, ये उन्होंने यह कवि गीत लिखा, और इसमें कहीं पर भी कठिनाई नहीं है, पर कितना भावप्रवण है ये गीत। तो उनका जो जो कविताएं थी या उनके जो गीत थे वो शांत नदी की तरह थे। उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा जगमगाहट नहीं थी, बहुत कोलाहल नहीं था, पर उसमें गहराई थी, भावों में, फीलिंग्स में, इमोशंस बहुत गहरे थे। और यही उनका लाइफ भी थी, उनकी ज़िंदगी भी ऐसी थी। बहुत सिंपल थे वो व्यक्ति, पर उनके विचार बहुत गहरे थे, और यही वो अपनी फिल्मों के द्वारा भी एक्सप्रेस करते थे। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका, और छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं, आँखों से बोलती हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीबान, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलियाँ में लाली रे दुल्हनिया। एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, अभावों की जिंदगी में जीते लोगों के सपनीले कह कहे। तीसरी कसम उन कुछ फिल्मों में से एक थी जिन्होंने जो साहित्य रचना या जिस कहानी पर वो आधारित हैं उसके साथ पूरा जस्टिस किया है, 100% जस्टिस या न्याय किया है। तो यहाँ पर शैलेंद्र ने कहानी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, ना ही जो माहौल या जो गांव का दृश्य उन्होंने दिखाया उसमें कोई परिवर्तन किया है। इस कारण यहाँ पर राज कपूर एक फेमस स्टार नहीं दिखाई देते, बल्कि एक सीधा सादा भोला भाला अनपढ़ गांव का
रहने वाला एक गाड़ीवान दिखाई देता है। कहीं पर राज कपूर का जो स्टेटस है वो इस पर हावी नहीं हुआ है, उसको ओवरकम नहीं किया है उसने हीरामन को। यहाँ पर हीरामन ही हमें दिखाई देता है। और ऐसी ही सस्ती छीट की साड़ी पहने हुई हीराबाई के रूप में वहीदा रहमान, जो बहुत फेमस हीरोइन थी अपनी समय की, वो यहाँ पर एक सीधी साधी नोटंकी में काम करने वाली बाई के रूप में दिखाई देती हैं। या फिर नदी के किनारे उकड़ू बैठा हुआ राज कपूर, कहीं से भी राज कपूर नहीं दिखता है, बल्कि एक भोला भाला सीधा साधा गांव का युवक दिखाई देता है। और जब वह हीराबाई से प्रश्न करता है कि मन समझती हैं आप, तब हीराबाई कुछ ना कहकर अपनी आँखों से जो एक्सप्रेशन देती है, जो भाव प्रकट करती है, उसे हम किसी शब्द से रिप्लेस कर ही नहीं सकते, उसका स्थान कोई शब्द ले ही नहीं सकता है। इतनी बारीक बातों पर ध्यान दिया गया है इस फिल्म में। और मस्ती में गाता झूमता गाड़ीवान, या फिर जब हीराबाई उस गाड़ी में जाती है और पीछे बच्चों की टोली दौड़ती हुई जाती है, जैसे गाँवों में सामान्य दृश्य दिखाई देते हैं, या फिर नौटंकी की बाई में अपनापन खोजता हुआ, उससे प्रेम करता हुआ, एक तरफा प्रेम करता हुआ सीधा साधा हीरामन एक गाड़ीबान। तो ये सब दृश्य जो उसमें दिखाए गए हैं वो बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही रियलिटी के साथ दिखाए गए हैं और बहुत ही भावपूर्ण ढंग से दिखाए गए हैं। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। तो यूजुअली फिल्मों में अगर कोई खुशी का भी पल है तो वो ऐसा बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, या दुख है उसे भी इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो जो रियलिस्टिक नहीं होती हैं, जो आपकी लाइफ के में हो रहा है, जो आपके आसपास हो रहा है, उससे कोसों दूर रहती हैं ये फिल्में। उसमें ऐसा दिखाया जाता है जो केवल सपनों में हो सकता है, हकीकत में नहीं। और दुख भी इतना ज़्यादा दिखाया जाता है कि उससे इमोशनली लोग अटैच हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है लोगों का दुख भी दिखाकर। लेकिन तीसरी कसम की खास बात यह थी कि ये बहुत रियलिस्टिक, मतलब बिल्कुल सच्ची कहानी जैसी लगती थी। यहाँ पर दुख भी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है, बहुत सहज भाव से, जैसे जीवन में दुख होता है ऐसी कंडीशन में, उतने ही सहज भाव से उसे दिखाया गया है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में भी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था, और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो यहाँ राइटर बता रहे हैं कि शैलेंद्र केवल फिल्मों में लिखने वाले गीतकार ही नहीं, वो एक कवि भी थे, एक पोएट भी थे, और जो सिनेमा में रहते हुए सिनेमा की चकाचौंध से कोसों दूर थे। उन्हें ना तो फेमस होने का शौक़ था, ना ही उन्हें बहुत पैसे कमाने का शौक़ था। वो इन सब बातों से बहुत दूर थे। और जो केवल उनकी लाइफ में ही नहीं ये बात दिखती, बल्कि उनके गीतों में भी दिखती है। उनके गीतों में दुख दिखाई देता है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की ताकत उनके गीतों में मिलती है। साथ ही साथ वह हमें दिशा भी दिखाते हैं कि किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। उनका मानना था कि दुख से आदमी हारता नहीं है, तो दुख व्यक्ति के जीवन में वह ऊर्जा का काम करता है जो उसे आगे बढ़ाता है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन जाता है। सजनवा बेरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, भाग न बाचे कोई। तो यहाँ पर तीसरी कसम में शैलेंद्र ने इतने अच्छे अच्छे भावपूर्ण गीत दिए हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है जो उन्होंने गीत दिए हैं। उसमें से मुकेश की आवाज़ में जो गीत है सजनवा बेरी हो गए हमार, वो तो इतना अधिक भावपूर्ण है कि दिल तक को छू जाने वाला यह गीत है। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर, जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आँखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं।
तो यहाँ पर अगर एक्टिंग की दृष्टि से देखा जाए तो राज कपूर ने जो तीसरी फिल्म में एक्टिंग की है वो उसकी जीवन की सबसे अच्छी एक्टिंग की है, और ये उसकी सबसे अच्छी फिल्म है, सबसे सुंदर फिल्म है राज कपूर की एक्टिंग वाली यह। और राज कपूर जिन्हें समीक्षक मतलब क्रिटिक्स या कला को जानने वाले, कला को समझने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो कलाकार है वो अपनी आँखों से बात करता है। और तीसरी कसम में तो उसकी जो मासूमियत है, उनका जो भोलापन है, वो अपने एक्सट्रीम पर है, चरमोत्कर्ष पर, मतलब सबसे ज़्यादा है यहाँ पर इस तीसरी फिल्म में। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है उतना जागते रहो में भी नहीं है। मतलब यहाँ पर राइटर उनकी दूसरी मूवी से कंपैरिजन भी कर रहा है कि जो जागते रहो मूवी है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिंग उन्होंने तीसरी कसम में की है। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है। खालिस देहाती भुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ पर जागते रहो में तो उनका अभिनय अच्छा था ही, लेकिन तीसरी कसम में वो अभिनय नहीं कर रहे हैं बल्कि वो हीरामन बन गए हैं पूरी तरह से। अभी हम यहाँ पर हमें राज कपूर दिखाई ही नहीं देता है, बल्कि एक प्योर खालिस मतलब शुद्ध, देहाती मतलब गांव का रहने वाला, बुच्च मतलब गवार, भोला, गाड़ीवान गाड़ी चलाने वाला हमें दिखाई देता है, जो केवल दिल की जुबान जानता है। मतलब वो दिल की बात करता है, किसी ने अगर बड़े प्यार से उससे कह दिया तो वो उसकी बात मान लेता है, कभी वो अपने दिमाग से नहीं सोचता है, और उसके लिए प्रेम के अलावा और कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ, और हीराबाई की तनिक उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। जब राज कपूर ने यह फिल्म की थी उस समय वो एशिया के एक बहुत बड़े शोमैन थे। शोमैन मतलब उनके नाम पर बड़े बड़े शो होते थे, मतलब कोई शो में अगर राज कपूर है तो लोग केवल उनका नाम देखकर फिल्म देखने जाते थे या वो कार्यक्रम देखने जाते थे, इतने वो फेमस हो चुके थे। उनकी अपनी एक व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी थी। लेकिन तीसरी कसम में हमें राज कपूर की वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व नहीं दिखता है, हमें केवल दिखाई देता है एक सीधा साधा सच्चा हीरामन। मतलब राज कपूर इतने ज़्यादा उस हीरामन में समा गए हैं कि और कोई दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता ही नहीं कि वो अभिनय है। हमें लगता है कि एक सीधा साधा गांव का भोला भला इंसान वहाँ पर है, जो हीराबाई की ऐसी मीठी आवाज़ पर रीझता है, उसे बहुत पसंद करता है, उसकी भोली सूरत पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार होता है। और जब वो हीराबाई जब उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, उसकी उपेक्षा कर देती है, तो वो सोचता है कि उसके जीवन का कुछ अर्थ है या नहीं है। तो ऐसा सच्चा हीरामन हमें इस फिल्म में दिखाई देता है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियाँ फिल्म में पूरी तरह उतर आई। चूँकि फणीश्वर नाथ रेणु ने यह कहानी लिखी है मारे गए गुलफाम, तो इसलिए जो तीसरी कसम की जो पटकथा निर्माण का काम है वह शैलेंद्र जी ने उन्हें ही दिया था। तो उन्होंने खुद ने यह पटकथा लिखी, इसलिए कहानी की छोटी से छोटी बातें और बारीकियों का इस फिल्म में पूरा ध्यान रखा गया है, वो सब हमें इस फिल्म में दिखाई देती हैं। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।